यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था राजा दीर्घ शक्र, और ये शाक्यवंशी राजा थे। शाक्यवंशी राजा का राज्य शंखशाक किस तरह से धोखा से ब्राह्मणों ने हड़प लिया, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लड़ाई के ये राज्य किस तरह से ले लिया। आइए ब्राह्मणों की वो चाल हम आप लोगों को दर्शाने जा रहे हैं एक प्रसंग के माध्यम से। शंखिसा के जो राजा थे जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, आइए पहले मैं आपको ये बता दें कि इनके घर में एक पुत्री आई, तो वो पुत्री कहां से आई, किस तरह आई, और उस बेटी का विवाह महाराज धीर शक्र ने किस तरह से किया। बात उस समय की है, श्रावस्ती नगर के एक सेठ की कहानी है। श्रावस्ती के एक सेठ थे, बड़े धनवान थे, लेकिन कि श्रावस्ती के सेठ की सुनो कथा दे ध्यान, और बहुत बड़े धनवान हैं, और जिनका भारी का बड़े धनवान हैं, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन घर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं। लेकिन एक दुख तो घर में है, सेठ के घर में कोई संतान नहीं है। और भैया लोगों, ये तो आपको पता ही है, हर एक दुख से बड़ा दुख ये माना जाता है कि घर में संतान नहीं है। अगर किसी के घर में पैसे की कमी नहीं है, जमीन बहुत है, घर बहुत अच्छा है, और अगर बाल बच्चे नहीं है तो किस काम का है। यही दशा सेठ के घर की है, घर में कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। बहुत से ठग उन्हें लूटते रहते हैं, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। और 20 रुपये राकेश दिवाकर अयोध्या नगर आपने भिजवाए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। तो बहुत समय के बाद जब वृद्धावस्था सेठ पर आने लगी है, और वृद्धावस्था में घर में एक संतान हुई, अरे बहुत समय के बाद में मेरे भैया एक बिटिया जन्मी आएगी। बिल्कुल बुढ़ापो जब आएगा तब घर में एक लड़की नहीं पैदा हुई। हाँ। और लड़की जब भई तो घर में बड़ी खुशी मनाई गई। अब चाहे लड़का भाव चाहे लड़की भई, कुछ तो हुआ, कम से कम निर्वंशी नाम तो मिटा। मन में विचार हुआ, मन में मगन भय सेठ जी मेरे भैया, परिवार गयो तो अकुलाई जी। सेठ जी तो खुश भई, लेकिन लला बाकी जितने जो घर वाले थे, जो परिवार वाले थे, जैसे चक्कर में घूम रहे थे कि सेठ तो बूढ़े हो गए, अब इनकी जमीन जायदाद सब हमें मिल जाए। जब लड़की पैदा भई तो बे बड़े दुखी भई, अब हमें लगता है अब नहीं मिल पाएगी। मन में मगन भय सेठ जी मेरे भैया, परिवार गयो कुलाई जी।
बुढ़ापे में जब संतान हुई तो एक पुत्री होने के बाद वो बिटिया जो थी, कागज में लिखते जाओ, कैमरा लगा बार बार नहीं बोल पाएंगे। बिटिया जो थी, अरे कागज में लिखते जाओ ना, एक साथ भूल जाएंगे। कॉपी पे लिखते जाओ, बोल देना। तो बेटी जो थी जिसका नाम रखा गया उत्पल वर्णा, और बिटिया बड़ी सुंदर है। बाल्यावस्था में जब वो धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई, गांव की जो परंपराएं थी, राखी बंधन का त्योहार आ गया। बेटी ने विचार किया कि सब लोगों के तो भाई हैं, वे सब राखी बांधने जा रही हैं। जाको बेस बंद करो, बेस बढ़ाए थे। तो अपनी मैया से बोली, कह रहे थे बंदे और खुला था पूरा, झूठ मत बोलो करो। एक दिन बेटी ने जवाब दिया है, मैया, अरे मेरी मैया सावन मोहे न सुहाए, और हमारो भैया कोई नहीं। बेटी ने जवाब दिया है, मैया, मैया सावन मोए न सुहाए, हमारो भैया कोई नहीं। सावन अच्छा नहीं लग रहा है, हमें त्योहार अच्छा नहीं लग रहा है मैया, क्योंकि सबके भैया हैं, हमारा भैया नहीं है, हम किनके राखी बांधने जाएं। संग सहेली बड़ी खुश लगे मेरी मैया, संग सहेली बड़ी खुश लगे मेरी मैया। भैया को घर वाले गाए, हमारो भैया कोई नहीं। मैया सावन मोए न सुहाए, हमारो भैया कोई नहीं। जवाब दिया है बेटी, हम इन आडंबरों में नहीं हैं। वैसे तो हम इन परंपराओं से भी दूर हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं, इसलिए हर परंपरा हमें माननी पड़ती है। अगर भाई नहीं है तो तकलीफ की कोई बात नहीं है। जिनके भाई नहीं होते हैं वे दूसरे भाई को भाई मान लेते हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम अपने चाचा के लड़के के जाके राखी बांध देना, वो भी तुम्हारा भाई है, चचेरा भाई है। बहन सोच रही है बिना भाई के वजह से राखी अधूरी मैया लगी रही जी, राखी अधूरी मैया लगी रही
हाथ हमारो भैया कोई नहीं। और मैया सावन मोए न सुहाए हमारो भैया कोई नहीं। बेटी कह रही है मैया हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए ये त्योहार हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैया ने कहा तो क्या हो गया? अरे तुम्हारे परिवार में बहुत से भाई हैं, तुम्हारा चचेरा भाई है, अपने चाचा के लड़के के राखी बांध देना। लड़की ने सोचा ठीक है, और ये परंपरा तो गांव में अक्सर चली आ रही है, जिसके भाई नहीं है वे दूसरों को राखी बांध देती हैं। और यही सोच करके सावन के दिन वो बहन जो थी रखिया हाथ में लेके और अपने चाचा के घर में पहुंची है, जो पड़ोस के चाचा हैं। और जैसे ही राखी बांधने के लिए गई है सो बाकी बहनन ने देख लो बाजी बा, हमारे भैया के क्या बहन नहीं थी जो तू राखी बांधने चली आई? तू काहे के लिए आई है? हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, हमें काफी है। और धक्का मार करके उस बेचारी को घर से निकाल दिया। मेरी आंखों के सामने से चली जा कल मुही, पता नहीं तेरे भाग्य की वजह से, इसीलिए शायद तुझे भगवान ने भैया नहीं दिया। और कहीं तूने राखी बंधवाई और मेरे भैया को कुछ हो गया तो फिर? बहन बहुत दुखी हो गई। ऐसा कभी सुना तो नहीं है कि किसी को राखी बांधने से किसी को कुछ हो जाएगा। लेकिन बहन अगर तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम अगर अपने भाई को राखी नहीं बंधवाना चाहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। राखी हाथ में खड़ी लेकर के खड़ी की खड़ी रह गई, आंखों में आंसू बहाती रही, शायद भैया कुछ भूल जाए। भैया ने अपनी बहन से इशारे में कहा काहे को पागल हुई है, अगर वो राखी बांधना चाहती है तो बांधने दे। जवाब दिया भैया तू पागल हो गया है, 3 बहन क्या कम है जो एक और बहन बनाना चाहता है? भैया अपनी बहन की बात मान लेता है और बहन बेचारी खड़ी खड़ी कुछ देर तक वहीं रोती रह जाती है कि राखी लेकर के हाथों में आंखों से अश्क बहाती है। राखी हाथ में पकड़ करके खड़ी है, राखी लेकर के हाथों में आंखों से अश्क बहाती है। भैया बिन बहन अकेली है, मुंह बोला भाई न पाती है। आज वो बहन इतनी दुखी है, कोई एक भाई अपना हाथ बढ़ा देता तो राखी बंधवा देते हैं। और वैसे श्रोता और लफंगों की कमी नहीं है, जिसके दरवाजे पर बहन जवान हो 20 लफंगे दरवाजे पे आ जाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन पर एक भी हाथ बढ़ाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। भाई बिन बहन अकेली है, मुंह बोला भाई न पाती है। ऐसा ही नहीं, दुनिया में बहन बनाना भी समझ लो बहुत आसान नहीं।
वाले सुन लो, सबको है इसका ज्ञान नहीं। सावन में बहन बेचारी भी राखी को भाई न पाती है। हुआ ऐसा, बेचारी दूसरे के दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोती रही। लौट करके घर वापस आ गई। मैया से कहा है, मैया मेरे हाथ से आज किसी ने राखी नहीं बंधवाई। अब आप समझ लेना, जो बहन त्योहार के दिन अपने हाथ में राखी लेकर के घूमती रहे और कोई उसके हाथ से राखी नहीं बंधवाए तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। अंत में लौट करके घर आई है। मैया ने समझाया, बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसी हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके कोई भाई नहीं है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। दूसरों को भी देखिए, दूसरों की तकलीफ से खुद समझ लेना चाहिए। समझ में आया बात तो ठीक है, जैसे तैसे घर में रहने लगी। लेकिन साथियों, मुसीबत एक नहीं, एक और मुसीबत उसके सिर पर टूट पड़ी। अचानक उसकी जो माँ है और उसके जो पिता हैं अचानक बीमार होकर के खत्म हो गए। उस बेटी के माँ बाप अचानक बीमार होकर के जब खत्म हो गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आई। और 22 समय की और मुसीबत सिर पे रही मढ़राई। और 22 समय के और मुसीबत सिर पे रही मढ़राई। और तभी अचानक माता पिता की और जोड़ी गुजरी भाई। देखते देखते महाराज घड़ी तब गई दुख की आई। और दुखियारी बिटिया को घर में धीरज को दुआधा। बेटी रही जमी सिर मार मुसीबत बापे भारी है। बिटिया रही जमी सिर मार मुसीबत बापे भारी है। देखा और बापे भारी है मुसीबत बापे भारी है। बेटी रही जमी सिर मार मुसीबत बापे भारी है। अचानक ही एक आपत्ति ऐसी आ गई जिससे माँ और बाप दोनों की मृत्यु हो गई। अब बेटी सोच रही है, वैसे भी हमें परिवार में कोई पसंद नहीं करता, वैसे भी लोग हमें गंदी नजरों से देखते हैं। अब तो मेरे माँ बाप का भी साया हमसे उठ गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन रात के समय जब माँ बाप की मृत्यु हुई तो रात भर अपने माँ बाप के पास चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ना कोई पड़ोसी आया, न चाचा आए, न ताऊ आए, कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आया। रात भर बेचारी रोती रही, कह रही है, माँ पिताजी तुम्हारे बिना मैं हूँ बेसहारा। और यहाँ पर सहारा मेरा कुछ नहीं है।
सहारा, यहाँ पर हमारा कोई नहीं है। हे माँ, पिताजी, न परिवार है और नहीं कोई साथी, न साया पिता का, न ममता है माँ की। साथी न साया पिता का, न ममता है माँ की, न भाई हमारा माँ का दुलारा। मेरी अब यहाँ कुछ कहानी नहीं, न भाई हमारा है। विचार कर रही है मैं क्या करूं, हम क्या करें मैया, हम क्या करें पिताजी, हम तो आपका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। और रात भर हो गई, अपने माँ बाप के पास रोते रोते बोली मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मैं भी रोते रोते अपने प्राण त्याग दूंगी। रोती रही सवेरा हुआ। एक व्यक्ति दूसरे परिवार का था जो रास्ता से होके निकला, उस बेटी के रोने की आवाज सुनी। उसने कहा भैया तुम्हारे घर में बेटी को रोते रोते रात भर हुई जा रही है, ये लड़की आखिर क्यों रो रही है? घर वालों ने कहा पता नहीं क्या हो गया है। उसने खुद जाकर के घर में देखा तो माँ बाप के पास में वो बेटी रो रही है। और जब उसने ये दशा देखी है तो पूरे गांव में शोर मचा दिया। और कितना भी बुरा गांव हो, लेकिन सब लोग इतने बुरे नहीं होते। जो कोई भी वहां पर नहीं आए फिर भी लोग भाग भाग करके, जो सुनता है वो चला आता है। बेटी अगर ये समस्या थी तो बाहर आकर के आवाज लगा देती, हम लोग तुम्हारे पास आ जाते। जैसे ही सवेरा होने के बाद माँ बाप की लाश को निकाल करके बाहर आए, पछाड़े खा रही है बेटी। भैया मेरे माँ बाप के जाने के बाद हम अकेले घर में नहीं रह पाएंगे, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। और वो लड़की बोली कि भैया माँ बाप संग, भैया माँ बाप संग, और मेरी अर्थी जला दो माँ बाप संग, भैया माँ बाप संग। बेटी कह रही है भैया माँ बाप संग, मेरी अर्थी जला दो माँ बाप संग, भैया माँ बाप संग। जवाब दिया है और कैसे घर में रहूं अकेले, कौन सुने अब यहाँ पर मेरे। समझा करके बोली कैसे घर में रहूं अकेली, कौन सुने अब यहाँ पर मेरी। रंग
हुआ शरण भंग, इतना आसरा दिला दो माँ बाप संग, मेरी अर्थी जला दो माँ बाप संग, भैया माँ बाप संग। भैया प्रकृति हमसे रूठ गई है, प्रकृति हमसे रूठ गई है, किस्मत मेरी फूट गई है। मैं क्या करूं, मेरी शादी कौन करेगा, मैं किस घर में रहूंगी, मैं किसके साथ जाऊंगी, इस घर का कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। अब है नहीं कोई संग, अब है नहीं कोई संग, कोई मार्ग तो बता दो माँ बाप संग, भैया माँ बाप संग, मेरी अर्थी जला दो माँ बाप संग। जवाब दिया, भैया मैं बिना माँ बाप के अकेले नहीं रह पाऊंगी, लेकिन समाज के लोगों ने समझाया है बेटी, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुर्दे के साथ में कभी जिंदा नहीं जलाया गया। और बेपरंपराएं सती प्रथा की थी, तुम तो माँ बाप की बेटी हो, इसलिए हम तुमसे बार बार समझाना चाहते हैं, तुम घर में रहो, तुम्हारा अगर कोई नहीं है तो हम गांव वाले तुम्हारा साथ देंगे। इस तरह से बेटी को समझा दिया, और माँ और बाप की लाश को लेकर के एक साथ जब घर से चले, अब आप समझिए, जिसके माँ बाप एक ही साथ खत्म हो जाएं, जिसका कोई भाई नहीं हो, जिसके परिवार के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हो, उस बेटी के दिल पर क्या बीत रही होगी। कि लाश लेकर के शमशान सब चल दिए, तो घर में बेटी बिलखती हुई रह गई। क्या दशा है, लाश लेकर के शमशान में चल दिए, घर में बेटी बिलखती हुई रह गई। आज बेटी को समझाया सबने बाहर, वो खड़ी की खड़ी देखती रह गई। समझा रहे हैं बेटी, बेटी ऐसे न करना गवारा कभी, आती मुश्किल घड़ी हर किसी पर कभी, बात मानो सबर बांध लो अपने दिल, उसकी छाती जली की जली रह गई। क्या देखा, बेटी के माँ बाप का अंतिम संस्कार हुआ, और अंतिम संस्कार के बाद घर वालों ने जो भी जितने संस्कार होते हैं सब किए, गांव वालों ने किए, और गांव वालों के कहने के अनुसार घर वाले भी बाद में साथ में लग गए।
क्योंकि ना तो पूरा समाज जो है थू थू करता, इसलिए साथ तो सब लग गए, लेकिन लोगों उनकी जो एक नजर है वो केवल इस बात पर है, अब ये लड़की अगर यहां से चली गई तो पूरी जमीन, पूरा माल जेवर सभी अपने साथ ले चली जाएगी। ये जहां जाएगी इसके नाम पूरी संपत्ति पहुंच जाएगी। क्या करें, किसी तरह से इस लड़की को मार दिया जाए। अगर ये लड़की खत्म हो जाएगी तो फिर ये सब हमें मिल जाएगा। और इस इच्छा से रात में उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने, 2-3 ने मिलकर आपस में सलाह बनाई। तो उनकी एक छोटी सी बिटिया जब बात देख रही थी और बाय जब बात समझ में आ गई कि जे हमारी ताऊ की लड़की को आज रात में मार डालेंगे। बा ने सोची ऐसो देखी जाए हम, लेकिन अपनी दीदी को बताएंगे जरूर। अगर वो अपना कोई इंतजाम करे, चली जाए तो चली जाए, और नहीं जाए तो फिर वो जाने। उसने समझाया और समझाने के बाद उस लड़की को बता दिया कि मेरे घर वाले तुम्हें आज मार डालेंगे, इसलिए बहन तुम घर छोड़ करके कहीं चली जाओ। उस समय वो बात उनकी समझ में आ गई, क्यों ना हम ये घर सचमुच छोड़ करके चले जाएं। और रात ही रात वो घर से चुपचाप निकल गई। कानपुर के रास्ते से निकलते हुए काली नदी के तट पर चली आई। माफ करें समय को देखते हुए, मैं कथा बहुत बड़ी है, थोड़ी संक्षेप में सुना रहा हूं। और जब चली आई तो चलते चलते आपने सुना है संखिसा के बारे में, तो संखिसा की तरफ बढ़ती चली आ रही है। और चलते चलते क्या देखा कि बीता वो अंधकार तनिक रोशनी भई। संखिसा की तरफ बढ़ती जा रही है और अंधेरी रात में चलती चली जा रही है। आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, डर भी लग रहा है, जंगली पशुओं का भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी बढ़ती जा रही है। बीता वो अंधकार तनिक रोशनी भई। संखिसा के द्वार खड़ी देखती रही। संखिसा के द्वार खड़ी देखती रही। जहां पर संखिसा राज का पहरा है, फाटक है, उसी फाटक के सामने उसने देखा, सवेरा हुआ तो फाटक के सामने आ गई थी। और जो पहरेदार था, उस पहरेदार ने सुंदर सी लड़की को दरवाजे पर खड़ा हुआ और सवेरे के वक्त देखा, असमंजस में पड़ गया। आखिर ये लड़की कौन है, रात में कहां से आ गई, सवेरा हुआ हमारे दरवाजे पे खड़ी, चक्कर में पड़ गया। फाटक के पहरेदार ने रास्ता पर रोक दी।
कर वो गुनहगार वही देखती रही, बनकर वो गुनहगार खड़ी देखती रही। वो संखिसा के द्वार खड़ी देखती रही। विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई विषकन्या किसी राजा ने भेजी हो, ये हमारे साथ में कोई धोखा करे, इसलिए इसकी पहले तलाशी ली जाए। तो राजा ने उस लड़की की तलाशी लेवाई। करवाई जब तलाशी खाली वो हाथ थी, मजबूरियों की पुस्तक जो उसकी खास थी। आरोप बेमिसाल खड़ी देखती रही, आरोप बेमिसाल खड़ी देखती रही। वो संख साथ द्वार खड़ी देखती रही। जैसे ही पहरेदारों ने देखा, बाजी वाह इतनी सुंदर लड़की, और एकदम अचानक दरवाजे के सामने कहां से आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी राजा ने विषकन्या के रूप में इसको भेजा हो और वो हमारे साथ में कोई दुर्घटना करना चाहती हो, इसलिए इसकी तलाशी ली जाए। और जब तलाशी ली गई तो बेचारी खाली हाथ थी, आंखों से आंसू झलक रहे थे। जब उस बेटी से पूछा है, मुझे ये बताओ कहां से आई हो, तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास लग रहा है, देखने में तो तुम बड़ी सुंदर हो, बोलिए। कि बता दो क्यों तेरी मासूम सी आंखों में पानी है। बता दो क्यों, बता दो क्यों, बता दो क्यों तेरी मासूम सी आंखों में पानी है। बता दो क्यों मासूम सी आंखों में पानी है। बता दो क्यों तेरी मासूम सी आंखों में पानी है। बता दो क्यों तेरी मासूम सी आंखों में पानी है। बयां कर दो, बयां कर दो, बयां कर दो जरा अपनी जिंदगी की कहानी है। बयां कर दो जरा अपनी जिंदगी की कहानी है। बयां कर दो जरा अपनी जिंदगी की कहानी है।
से आई हो? जवाब दिया है, मैं श्रावस्ती नगर से आई हूं। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है, मैं अकेली हूं, इसलिए मैं भटकती चली आई, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे मार डालना चाहते थे। मेरी संपत्ति के लालच में हमें मारना चाहते थे। नौकर ने सोचा, बाजी वाह, ये लड़की, अगर मैं इस लड़की को लेकर के राजा के पास जाऊंगा तो राजा बहुत खुश होंगे, क्योंकि राजा साहब के ना कोई पुत्री है ना कोई पुत्र है। अगर मैं इस बेटी को लेकर के गया तो राजा साहब बहुत खुश होंगे और हमें इसके बदले में कुछ इनाम भी दे सकते हैं। इस विचार से पहले तो उसने सोचा कि ये बेचारी भूखी प्यासी है। वो अपने घर ले गया, उसके फटे पुराने जैसे वस्त्र थे, उसको सुंदर वस्त्र पहनाए, और सुंदर वस्त्र जब पहनाए हैं, उसके बाद में उस बेटी को लेकर के राज दरबार में जब पहुंचा है, अपनी पत्नी को साथ लेकर के, राजा ने जिस समय देखा, भैया ये कौन बेटी है? जवाब दिया, यही तो हम आपको बताने आए हैं। ये बेटी कहीं से भटकती हुई दरवाजे पर आ गई है और मैं आपके पास इसलिए लेकर आया हूं, अगर इसका जीवन यापन यहां हो जाए तो कहीं इसको जगह मिल जाए। रानी ने देखा तो रानी के दिमाग में एक बात आई, ये घर में नौकरानी बनने लायक नहीं है, इस बेटी को तो मैं अपनी बेटी बनाना चाहती हूं। अगर आपको ऐतराज नहीं हो तो मैं इस बेटी को अपनी बेटी मान करके, क्यों ना इसी बेटी के अपने ही घर में हाथ पीले कर दें, जिससे हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन कम से कम एक बेटी के हाथ पीले तो हो जाएंगे। ये बात राजा के दिमाग और दिल दोनों में बैठ गई। आखिर हम तो राजा हैं, इसी बेटी को हम अपनी पुत्री मान लेते हैं। तो राजा ने उस बेटी को अपनी पुत्री मान लिया, जिस राजा का नाम है दीर्घ शक्र शाक्य, और शाक्य वंश के वो राजा बेटी को जब गोद में ले लिया और आदेश किया है, मेरी बेटी आज से राजमहलों में रहेगी, मेरी बेटी के लिए सुंदर राजमहल बनाया जाए। और बेटी राजमहल में रहने लगी। महाराज दीर्घ शक्र ने उस बेटी को अपनी पुत्री मान लिया। आइए, जब बेटी जवान तो पहले से ही थी, केवल उस समय का इंतजार था जब कोई सुंदर सा राजकुमार मिलेगा तब हम इस बेटी का विवाह करेंगे। लेकिन राजमहलों में रहते रहते बेटी के मन की एक बार इच्छा हुई और बेटी ने कहा है अपनी सहेलियों से, बहन आज हमारा मन ये है कि चलो एक बगिया में चल के घूमे आए। जवाब दिया, कि चलो सहेली संग हमारे और बाग घूम के आऊंगी, और बहुत दिन आ गए बीत अकेली मौज लूट के आऊंगी। बोली, घर में अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिन हो गए, चलो बगिया में घूमे आए। तो सहेलियां जो संग की थी वे उनके संग में चली हैं। एक रथ तैयार करवाया और रथ में बैठ के सब लोग एक साथ चली। चलो सहेली संग हमारे बाग घूम के आऊंगी, बहुत दिन आ गए बीत अकेली मौज लूट के आऊंगी।
रथ सजवा लो, एक सुंदर सा जल्दी से आ जाओ तुम। जल्दी जाओ। और तुरंत लौट गया। तो सब सहेली जो थी, उपवन की सुंदर वो शोभा इस बार देख के आऊंगी। बहुत दिन आ गए बीत अकेली बहन घूम के आऊंगी। आदेश किया तो जितनी सहेली थी वे सब भजी और भजती भाई अच्छे अच्छे कपड़ा पहन पहन के सुंदर सुंदर श्रृंगार सजाए सजाए के चली। और जब चली है लला संतोष तो कजरारी अखियन में और कजरा डार के चली। बाजू बंद पजनिया सब श्रृंगार कर चली। और दीर्घ साक्र की ललीक विपन बिहार को चली। क्या देखा? कजरारी अखियन में कजरा डार के चली। बाजू बंद पैजनिया सब श्रृंगार कर चली। दीर्घ साक्र की ललीक विपन बिहार को चली। और संग की जितनी सहेली करिया रंग की भरी पैर पार के चली। सुंदर चटक चुनरिया सिर पे डार के चली। पग संभार के चली कि विपन बिहार को चली। पग संभार के चली कि विपन बिहार को चली। होकर के चले। सुंदर से रथ में सवार हुई और चलते चलते एक सुंदर वन में जाके पहुंची। वहां पे रथ रुकवाया और रथ रुकवाने के बाद रथवान से गई तुम ऐसा करो तुम अब यहीं रहो। अब हम जो सब सहेलियां जय बगिया में जाए कि थोड़ी देर हम खेलेंगे। मन में आई, अब आए तो गए बाग में, अब खेलोगे क्या, करोगे क्या? सुन की ये करो, जम करेगा एक रस्सी निकाल लो तुझे पेड़ पे डाल लो ना ना झूला डालवे। फांसी का बिना मतलब मरवे के लाए। और एक झूला टांग लिया। राजकुमारी उस पर बैठ गई और सहेलियां उन्हें झूठा देने लगी। अरे झूला तो पड़ गयो अमुआ की डार पे।
सब सखियां हम पे सब सखियां रही थी हर साई, झूला तो पड़ी गए अमुआ की डार पे, झूला तो पड़ी गए अमुआ की डार पे, झूला तो पड़ी गए अमुआ की डार। मौज मनाती मन खुशहाल है जी, मौज मनाती मन खुशहाल है जी, मौज मनाती मन खुशहाल है, ए जी बाहर छाई रही अजब बाहर, झूला तो पड़ी गए अमुआ की डार पे, झूला तो पड़ी गयो अमुआ की डाल पे। हुआ ऐसा, सहेलियों के साथ में जब वे झूला झूलने लगी हैं, अचानक वहीं पर कंपिलगढ़ के राजा का लड़का एक घोड़ा पर सवार होकर के उसी बाग में आ गया, और जिस समय उसने लड़की को झूलते हुए देखा है, राजकुमारी के चेहरे पर जब उसकी नजर पड़ी, मन में सोचने लगा बाजी वाह, आज मैं इस बाग में पहली बार लड़कियों को देख रहा हूं, और ये है कौन? अगर ये कोई राजकुमारी है तो राजा दीर्घ शक्र के घर में तो कोई बेटी नहीं है, फिर ये राजकुमारी हो सकता है किसी की रिश्तेदार हो। लेकिन राजकुमारी को देख करके उसके मन में एक बात आई, इतनी सुंदर राजकुमारी हमने इससे पहले कभी देखी नहीं, अगर हो सके इससे मेरी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन शादी करना किसी के हाथ की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके पास एक बार जा करके देखता हूं इनकी मर्जी क्या है, ये चाहती क्या है। इस विचार से वो राजकुमार वहां से आगे बढ़ा और पहुंचने के बाद में सामने खड़ा हो गया। राजकुमारी जवाब दिया, कहिए तुम कोई रिश्तेदार हो या आज मैं पहली बार तुमको देख रहा हूं? जवाब दिया, मैं महाराज दीर्घ शक्र की बेटी हूं और मैं आज बाग में घूमने के लिए आई हूं। एक बात कही है राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे मन में एक ही बात आ रही है। क्या? मेरा मन ये कहता है कि हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी बोली, पागल हो गए हो? न जान न पहचान, कुछ न बात भाई ना। अगर तुम्हें शादी करनी है तो पिताजी से बात करो, ये शादी संबंध ये हमारा काम थोड़ी है। राजा से बात करो, लेकिन मन ही मन में लला संतोष, उनके मुंह में पेट में सब में लड़ुआ फूटने लगे। वे सोचने लगी राजकुमार तो बड़ा अच्छा है और शादी की अगर बात कर रहा है, ये शादी अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। लेकिन क्या करें, हमारे पिताजी की क्या मर्जी है ये हमें पता नहीं है। इसलिए राजकुमारी ने समझा करके उन्हें लौटा दिया। बोले आप जाइए, हमारे पिताजी से जाकर के बात करिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। लड़का बोला, अरे प्यारी तो बिना जी मैं घर में खाना खाऊं प्यारी, तड़प तड़प मर जाऊं प्यारी। अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगी तो लौट के हम अपने घर जाएंगे नहीं, हम जाए बगिया में जाए पे मत जाए। लड़की बोली, मैंने तुमसे मना थोड़ा ही किया है, मैंने केवल ये कहा है कि तुम जाओ हमारे पिताजी से पूछ लो।
अब लड़का सोचने लगो अगर इनके पिताजी ने मना कर दी तो फिर हम कैसे शादी करें। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, हम तुम्हारे पिताजी से जाकर के पूछते हैं। अब वो लड़का जो था सीधा राजा दीर्घ शक्कर के पास में पहुंचा और ये कहा, महाराज मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? मैं आपकी बेटी के साथ में अपना विवाह करना चाहता हूं। राजा ने विचार किया, कहां के रहने वाले हो? बोले कंपिल के। अच्छा, कंपिलगढ़ के जो राजा हैं वो तो जैन धर्म को मानते हैं। बोले हाँ, पहले हमारे मित्र भी रहे हैं और आज भी हमारे मित्र हैं, जाति से वो भी शाक्य हैं, हमें बड़ी खुशी है। लेकिन हमें ये बताइए आज आपका आना क्यों हुआ? आना क्या हुआ महाराज, मैं अपने मन की एक बात आपसे कहना चाहता हूं। बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी उत्पल वर्णा से मैं अपना विवाह करना चाहता हूं। राजा सोचने लगा, बेटी तो विवाह के लायक हो गई है और राजकुमार भी बड़ा अच्छा है, लेकिन यहां पर समस्या एक है, हम बौद्धिस्ट हैं और वो जैन धर्मी है, ये शादी कैसे होगी? हमारे आपस में विचार नहीं बनेंगे। बेटा अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो हमारी एक शर्त तुझे और तेरे पिताजी को माननी पड़ेगी। कौन सी? अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो तेरा पिता जैन धर्म को छोड़ करके उसे बुद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। अगर वो बौद्धिस्ट हो जाएगा तो हम अपनी बेटी के साथ में शादी करेंगे। वैसे तो वो हमारा मित्र है, हमें कोई ऐतराज नहीं। लड़का के होश खराब हो गए। अरे शादी के लिए कहीं कोई धर्म थोड़ी बदलता है। हमें लगता है इन्होंने मना भी किया नहीं और पूरा मना कर दिया, ये शादी हो पाएगी नहीं। मेरे पिताजी भला हमारे लिए क्यों धर्म बदलेंगे? लौट गए उन्हीं के पास हम फिर पहुंचे। तुम्हारे पिताजी तो कुछ और कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी तो जो कह रहे हैं कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। तो जवाब दिया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने पिताजी से जाकर के बात करिए। अब लड़ाई राजकुमारों की, राजकुमारी की जो बात थी वो पिता पिता में जाके पहुंच गई। अगर वे धर्म परिवर्तन करेंगे तो शादी होगी। वो वहां से लौट गया, लेकिन साथियों कि मन में बहुत मलिन बहुत गमगीन पिता ढिंग आयो और अपने दिल को हाल ने सब बबुला को समझायो। क्या देखा? और संखिसा को भूप धर्म को रूप लली बंजारी, बाई से शादी करूं ये इच्छा भारी। जवाब दिया है, पिताजी आज मैंने एक राजकुमारी को वन में देखा है और मैं उसके साथ में विवाह करना चाहता हूं। राजा कहने लगा, पागल है, ऐसे ही शादी करना चाहता है? जान पहचान है कुछ? जवाब दिया, शाक्य नरेश जो संखिसा के हैं उनकी बेटी है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मन में बड़ा खुश हुआ। राजा बोला, लड़की अगर उसकी है तो वो तो मेरा सखा है, हम उससे बात कर लेंगे। तू हमारा अकेला लड़का है और तो तेरी शादी तो हम जरूर करेंगे, तेरे मन से करेंगे, परेशान काहे के लिए? सोई लड़का बोला, पिताजी एक समस्या है। राजा से मैंने बात की, लेकिन राजा का यह कहना है अगर तुम अपना धर्म बदल दोगे तो हम तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। तुम जैन धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अगर अपना लोगे तो हम तुम्हारे साथ में शादी करें।
पिताजी क्या आप तैयार हैं? और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखो, लड़का अकेले हो तो पिताजी कौन तैयार ना हो। मन में आया आखिर भगवान बुद्ध कोई और नहीं है, हमारे ही पूर्वज हैं, तो क्यों नहीं हम अपने ही धर्म में आ जाते हैं। बेटा तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हम धर्म परिवर्तन के लिए भी तैयार हैं। बदल गया समय, लेकिन समय लग गया, लौट करके आ नहीं पाए। लड़की घर में इंतजार कर रही है, ना कोई सूचना आई। कहीं ऐसा तो नहीं है पिताजी ने मना कर दिया, अबे ना आए, ब्याह सब कैंसिल हो जाए, क्योंकि लड़का इतना सुंदर है। हे भगवान, अगर हमारी शादी होए तो जाए लड़का के संग होए। मन में विचार कर रही कि बाही देश पपैया ओढ़े जाना, और जहां पे दिलदार बसे। विचार किया आज मेरी कोई खबर भेज देता, बाई देश पपैया उड़ जाना, जहां पे दिलदार बसे। वैसे भी मैं बचपन से जो चाहती हूं वो कभी पूरा होता नहीं है, और हमें लगता है ये इच्छा भी मेरी अब पूरी नहीं होगी, मैं क्या करूं। एक तो दुखिया बिरहा की मारी, एक तो दुखिया बिरहा की मारी, दूजी घाव पे हनी कटारी, दूजे घाव पे हनी कटारी। तनिक मेरा संदेशा पहुंचाना, जहां दिलदार बसे। बाई देश पपीहा उड़ जाना, जहां दिलदार बसे। बाई देश पपीहा उड़ जाना, जहां दिलदार बसे। आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, तब तक बहुत सुंदर सूचना सुनने को मिली। राजकुमारी, तुम जिसके वियोग में बैठी बैठी रो रही हो, वहां से एक पत्र आया है तुमसे शादी करवाने के लिए। कंपिलगढ़ के जो राजा हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन की इच्छा की है और अपने बेटे की शादी में तुम्हारे संग करने को तैयार है। अब तो भी बड़ी खुश, हाँ, अब तो वही होगा जो हम चाहते थे। इधर जब शादी की बात हुई तो दोनों राजा आपस में मिलकर के आमने सामने बैठ करके दोनों ने बात की। विवाह संबंध रीति रिवाजों के अनुसार होना था, लेकिन साथियों समस्या एक आ गई। बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग थे, इनकी संगीति का टाइम आ गया, वर्षावास लग गया, इसलिए शादी के समय कोई भी बौद्ध भिक्षु उसमें भाग नहीं ले पाया। उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ, हम तो बौद्धिस्ट पहले से हैं, तो यहां कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं आ पा रहा है। अगर आपकी तरफ कोई शादी विवाह पढ़ने वाला हो तो ले आओ। और वे राजा साहब पहले से जैन धर्म को मानते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बहुत से ब्राह्मण हैं, हम किसी ब्राह्मण को लेकर के आ जाएंगे।
अब शादी में लड़का की तरफ से एक ब्राह्मण आया और राजा से जब बातचीत भई, बोले आपकी कोई परंपरा हो तो बताइए, शादी विवाह किस तरह से होगा। जवाब दिया तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। जवाब दिया हमारी बेटी का नाम उत्पलपर्णा है। तुम्हारे कोई बेटी तो थी नहीं, हमने सुना है कि तुमने इस बेटी को गोद लिया है। जवाब दिया हाँ मैंने इस बेटी को गोद लिया है। सोई ब्राह्मण ने एक चाल फेंक दी, अगर तुमने बेटी को गोद लिया है तो एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, तुमने बेटी को जन्म नहीं दिया है, इसलिए तुम पति पत्नी अपनी बेटी की शादी आंखों से देख नहीं सकते। शादी होगी तो तुम दोनों को दूर रहना पड़ेगा। उसी दिन से आपने देखा होगा शादी विवाह के समय मां बाप को शादी देखने नहीं दी जाती है। ये किसी और के लिए नहीं, ये साक्यों के लिए चलाया गया था। तुम अपनी बेटी का विवाह अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस बेटी ने तुम्हारे घर में जन्म नहीं लिया, इसलिए इस बेटी का डोला खुशी खुशी खुले माहौल में नहीं कर सकते। इसकी अगर शादी करोगे तो कोई बाहर का आदमी देख नहीं पाए, अगर किसी ने देख लिया तो अशुभ हो जाएगा, अशगुन हो जाएगा। बोले फिर क्या करें। बोले संखिसा से लेके कंपिला तक जमीन के अंदर सुरंग करवाइए, हो तो अंदर ही अंदर बारात लौट के जानी चाहिए, अंदर ही अंदर बारात आनी चाहिए। बाजी वाह। राजा साहब ने सोचा चलिए मैं अपनी बेटी की इच्छा के लिए ये भी करने को तैयार हूं। राजा साहब ने सुरंग खुदवाया और विवाह की सारी तैयारियां की गई। बारात आ गई, मंडप में बेटी और बेटे को बुलाया गया, क्योंकि विवाह वैदिक पद्धति से हुआ। और विवाह के समय राजा ने एक विचार किया, आज मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पुत्र पहले से कोई है नहीं, मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी के साथ ही साथ ये अपना राजपाट अपने दामाद को दान कर देना चाहता हूं। मेरी बेटी जाएगी तो दहेज में हमारा ये संखिसा चला जाएगा और यहाँ का राजा हमारा दामाद खुद हो जाएगा। तो उसने बहुत सुंदर एक दीनार खुदवाई, जिसमें एक मोहर लगवाई और जिस मोहर पर ये लिख दिया, आज से मेरी संखिसा मैं अपने दामाद को सौंप रहा हूं। और मोहर लगा दी और ये विचार किया शादी के समय पर यही दीनार हम दे देंगे। और राजा ने, क्योंकि उससे मना कर दिया गया था कि तुम शादी में मंडप तक नहीं आ सकते, इसलिए वो दीनार दूसरे नाई के हाथ से जब भिजवाई है और नाई ने देखा और नाई ने तुरंत पंडित से कह दिया, इसमें ये लिखा है ये संखिसा पूरी मैं अपने दामाद को दे रहा हूं। ब्राह्मण ने चाल चल दी, वो दीनार अपने हाथ में निकाली और जवाब दिया अभी रुक जाइए, 2 घंटे तक शुभ मुहूर्त नहीं है, 2 घंटे के बाद में विवाह होगा। और वो ब्राह्मण वहां से भागता चला गया, एक सुनार के पास में पहुंचा और जहां पर दामाद लिखा हुआ था वहां पर उसने ब्राह्मण लिख दिया, मैं इस ब्राह्मण को दान कर रहा हूं ये संखिसा, क्योंकि इसने खुशी खुशी मेरी बेटी की शादी की है। अब वहां पूरी मोहर लगी हुई थी, चाल हो गई, धोखा हो गया। उस समय उस ब्राह्मण ने वो दीनार ना तो उसके दामाद को दी, ना उसकी बेटी को दी, ना किसी को पता चलने दी। और जो सीधा मिलता था, पहले आटा मिलता था, उसी आटे की बोरी के अंदर उसने दीनार को दबा लिया कि करी भूपने दान संखिसा,
चालाक पैदा नहीं हुआ आज तक कोई। उसने एक चाल चल दी, बाजी बा ये तो राज्य हमें फ्री में मिला जा रहा है। लिखवाए दई दीनार संखिसा, करी भूप ने दान संखिसा। निज बिटिया को नाम लिखायो और ब्राह्मण के हाथ नहायो, और ब्राह्मण के हाथ नहायो, लेकिन लूट गयो बेईमान संखिसा, लूट गयो बेईमान संखिसा। करी भूप ने दान संखिसा, करी भूप ने दान संखिसा। ब्राह्मण के हाथ में दीनार जब पहुंची और ब्राह्मण दीनार छिपाई, और ब्राह्मण दीनार छिपाई, और तीनों वो नाम मिटाई। और तीनों को नाम मिटाई। वहां पर उसने लिखवायो निज नाम संखिसा, लिखवायो निज नाम संखिसा। लिखवायो निज नाम संखिसा, लिखवायो निज नाम संखिसा। राजा ने जहां पर अपनी बेटी का नाम लिखा था वहां पर ब्राह्मण ने अपना नाम लिख दिया। चालबाज ने चाल चलाई, चालबाज ने चाल चलाई, शाक्यों की गद्दी हथियाई। शाक्यों की गद्दी हथियाई। ब्लास्टर ले गयो दान संखिसा, लुटवाए दई दीनार संखिसा। करी भूप ने दान संखिसा, करी भूप ने दान संखिसा। धोखा से उस ब्राह्मण ने दीनार पर नाम बदल दिया और बाद में ये कहा है, शादी के बाद ये कहा महाराज अब ऐसा करो, अब संखिसा हमारी हमें दे दो। राजा ने कहा संखिसा तुम्हारी कैसे? वो ही दीनार निकाल करके उसने राजा को दिखाई। बहुत से ब्राह्मणों को उसने बुला लिया, बहुत से लोगों को बुला लिया और सभा में वो दीनार जब सामने रखी है तो ये कहा हमें ये बताइए ये असली है कि नकली है। जब तुम्हारे राज दरबार की राजा की मोहर लगी हुई है, सबने जब ये कहा है कि मोहर तो आपकी लगी है और राजा ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये मोहर मैंने अपने हाथ से लगाई है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण का नाम हमने नहीं लिखा था, ये तो मैंने अपनी बेटी को दान में दी है। लेकिन समाज ने जब बेनामा हो गया तो हो गया। अब वो एक ब्राह्मण के हाथ में चली गई। इस तरह से ये संखिसा, जहां पर आज आप लोग मेला के लिए जाते हैं 19 तारीख को, इस बार भी संखिसा का मेला देखने आप लोग जाएंगे। यहां पर आज भी वो विवाद चल रहा है संखिसा में, ब्राह्मणों का और शाक्यों का। उसी विवाद के कारण आज भी वहां निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये संखिसा इस तरह से शाक्यों के हाथ से हत्या ली गई। आइए अब 2 बार तालियां बजा लेते हैं, उसके बाद रात्रि की बेला के कार्यक्रम को विराम दें।